रात के तकरीबन 3 बजे। दिव्यांश पसीने से पूरा भरा हुआ था। वो चेरी के ऊपर झुका हुआ था और उसके अंदर खुद को मूव कर रहा था। चेरी की दर्द भरी सिसकियां उस पूरे रूम में गूंज रही थी। उसने अपने हाथों को दिव्यांश की पीठ पर कसा हुआ था और दिव्यांश उसे अपनी वाइल्डनेस दिखा रहा था। चेरी की वो सिसकियां उसे और भी ज्यादा पागल कर रही थी और बेशक से ही कम ही सही, लेकिन चेरी भी उसे रिस्पांस दे रही थी। जिस तरह से उसकी लोअर बॉडी हल्की हल्की मूव कर रही थी, साफ पता चल रहा था कि वो दिव्यांश को अपने अंदर पूरी तरह से फील कर रही है और उसका साथ भी दे रही है, और ऐसा होना जायज भी था। दिव्यांश के साथ उसने कई प्यार भरे लम्हे बिताए थे। ऐसे में अगर उन दोनों के बीच ये सब कुछ दोबारा होगा तो कहीं ना कहीं तो उसके हार्मोन्स चेंज होंगे ही और फिजिकल अट्रैक्शन के साथ उसकी बॉडी रिस्पांस देगी, लेकिन वो फिर भी किसी हद तक खुद को कंट्रोल कर रही थी। दिव्यांश के बदन से गिरती हुई पसीने की बूंदें चेरी को भिगो रही थी और चेरी भी अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वहीं कुछ देर बाद दिव्यांश गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसके बिस्तर पर बगल में लेटा और सीलिंग की तरफ देखने लगा। चेरी ने तुरंत साइड में रखा हुआ ब्लैंकेट उठाया और उससे खुद को कवर कर लिया। उसका बदन दर्द कर रहा था, लेकिन ये लेटना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वही दिव्यांश ने अब हल्की सी करवट ली और अगले ही पल ब्लैंकेट के अंदर से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम जानती हो रेड, तुम ना एक नशा हो नशा। जब तुम मुझे नहीं मिलती तो मैं पागल हो जाता हूँ, लेकिन जब तुम मिल जाती हो तो वो सुकून, वो मजा ही अलग होता है। मेरे दिल को एक करार मिल जाता है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद गहरी हो गई थी। वो अपनी बातें कह रहा था और चेरी की नज़रें दिव्यांश के सीने पर थी, जहाँ पर काफ़ी सारे जख्म थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब तो आपने वो सब कर लिया ना जो आप करना चाहते थे दिव्यांश। प्लीज़ अब तो आप मेरी बात मान लीजिए। प्लीज़ मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए ना, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये जख्म सच में बहुत ज़्यादा गहरे हैं, अगर इन्फेक्शन फैल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम्हें कितनी फिक्र है ना मेरी। चेरी ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल दिव्यांश थोड़े गुस्से से बोला, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर इधर उधर चली जाती हो। अगर इतनी ही फिक्र है मेरी तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो रेड? जब जानती हो कि तुम्हें मैं खुद से दूर तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, बेशक से फिर कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। ये तो जख्म है, अगर चाकू अपने सीने से आर पार करने की बात होती तो भी मैं कर देता। वेल, अभी तक मैंने तुम्हारे नाम का टैटू नहीं बनवाया था, लेकिन देखो मुझे तुम्हारा नाम का पहला टैटू किस तरह से मिला। ये बोलते हुए उसने अपने सीने की तरफ देखा, जहां पर वो चेरी नाम लिखा हुआ अब और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। चेरी की आंखों में हल्की नमी तैर गई। वो चाहती थी कि दिव्यांश प्यार में उसके लिए ऐसा कुछ करे, उसके नाम का टैटू अपने हाथ पर या फिर अपने सीने पर बनाए, लेकिन इस तरह से ऐसा तो उसने कभी नहीं चाहा था। दिव्यांश बिस्तर पर उठकर बैठा और बोला, वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं है ट्रीटमेंट वगैरह की, लेकिन अब तुमने मुझे कहा है रेड, तो तुम्हारी ये बात तो मैं ज़रूर मानूंगा। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठकर अपने कपड़े पहनने लगा और उसने खुद से चेरी को उसके कपड़े भी उठा कर दिए। चेरी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। ये थकावट फिजिकल से ज़्यादा मेंटली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसने हार मान ली थी। वो समझ चुकी थी कि वो बेशक से कुछ भी कर ले, लेकिन दिव्यांश से तो वो नहीं जीत पाएगी। अगर वो कहीं जाएगी तो उस जगह पर दिव्यांश अपनी हुकूमत कर लेगा। अगर वो किसी के पास जाएगी तो उस इंसान को दिव्यांश अपने पैसों से खरीद लेगा, और अगर कोई बिकना नहीं चाहेगा तो उसे दिव्यांश इस तरह की चोट पहुंचाएगा कि सामने वाला चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो इंसान खुद के साथ इतना बेरहम हो सकता है, वो दूसरों के साथ क्या कर सकता है? इस बात का अंदाजा चेरी बहुत अच्छी तरह से लगा सकती थी। वो हल्का सा मुस्कुराए और अपने कपड़े पहन कर दिव्यांश के सामने खड़ी होकर बोली, क्या आप मेरी एक और बात मान सकते हैं दिव्यांश? दिव्यांश, जो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले बात बताओ, माननी होगी या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे बता दीजिए कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप मुझे इतना डोमिनेट कर रहे हैं? मैंने आपसे प्यार मांगा तो आपने मुझे प्यार नहीं दिया, इनकार कर दिया कि आपको मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन आपने निहारिका से शादी करने का फैसला लिया, तो फिर आप उस फैसले पर क्यों नहीं अमल कर रहे? क्यों आप अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी और दोनों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं? दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस इसीलिए मैं तुम्हारी बातें नहीं मानता, क्योंकि फिर तुम भूल जाती हो कि तुम्हें दिव्यांश रावत से क्या कहना है और क्या नहीं। तुम कुछ भी कहती हो रेड, और फिर वो बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तो मुझे तुम पर गुस्सा आता है। और सच बताऊं, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता,
लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे तुम पर गुस्सा करने पर मजबूर कर देती हैं। वेल अभी फ़िलहाल मेरा मूड अच्छा है तो मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसलिए चले यहाँ से, या फिर पूरी रात यहीं पर बितानी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे तो तुमसे मतलब है, जहाँ तुम वहाँ मैं। उसकी बात सुनकर चेरी की आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसने अपनी तरफ से बहुत बार कोशिश कर ली थी लेकिन दिव्यांश उसे कुछ बताने को तैयार ही नहीं था, तो अब उसने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अब तक मैं कोशिश कर रही थी आपसे दूर भागने की, आपसे दूर रहने की। आपको चैलेंज भी किया मैंने कि मैं आपकी बातें नहीं मानूंगी, आप मुझ पर हुकूमत नहीं कर सकते। मुझे अपनी मर्जी से जीना है, ना कि आपकी मर्जी से, और आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं हार मानती हूँ दिव्यांश। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आपको ट्रिगर करे। आप मुझे अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते हैं ना, तो ठीक है, बन गई मैं आपके हाथों की कठपुतली। आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। मैं आपको अब बिल्कुल नहीं रोकूंगी क्योंकि चेरी अपनी मर्जी से सांसें लेना चाहती थी और आप उन सांसों को छीनना चाहते हैं और इसमें आप जीत गए, आपने चेरी को मार दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रावत, आपको आपकी जीत मुबारक, बाहर इंतजार कर रही हूँ आपका। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चली गई। दिव्यांश अपनी जगह पर ही खड़ा था, उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो मुस्कुराते हुए बोला, हार तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी रेड, क्योंकि दिव्यांश रावत से जितना तो किसी के बस की बात नहीं। ये बोलकर वो हंसा और फिर बाहर की तरफ आ गया। चेरी दरवाजे के पास खड़ी थी। जैसे ही दिव्यांश बाहर निकला चेरी उसके पीछे पीछे बाहर आए और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। चेरी की आंखों में आंसू थे लेकिन उसने उन आंसुओं को बाहर आने की इजाजत नहीं दी। वो बस सोच रही थी कि अब उसे करना क्या है, और उसके दिमाग में बस एक ही जवाब आया कि वो कहाँ ही कुछ कर सकती है। जब सामने वाले ने उसकी सांसों पर भी हुकूमत करनी शुरू कर दी तो अब वो अपनी मर्जी से क्या ही कर सकती है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सीधा रावत मेंशन रुकी तो चेरी ने हैरानी से दिव्यांश की तरफ देखा और बोली, हम तो हॉस्पिटल जाने वाले थे ना दिव्यांश, तो फिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डॉक्टर क्या ही ट्रीटमेंट करेगा रेड, इतने भी गहरे जख्म नहीं है, और वैसे भी जो ट्रीटमेंट मेरी रेड कर सकती है वो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकला और फिर चेरी को अपने साथ लेकर अंदर की तरफ आया। चेरी उसके साथ ही उसके रूम में आए और रूम में आते ही दिव्यांश अपनी शर्ट खोलकर बिस्तर पर बैठा और फिर चेरी की तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर मेडिकल बॉक्स ले आओ। चेरी ने कैबिनेट में से मेडिकल बॉक्स लिया और फिर उसे लेकर दिव्यांश के पास आई। उसने खुद से दिव्यांश के जख्मों को साफ किया और फिर उन पर दवा लगा दी। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कम से कम दिव्यांश दवा तो लगवा रहा था, वरना उसका कोई भरोसा नहीं था दवा लगवाने से भी मना कर दे। दवा लगाने के बाद चेरी ने वो मेडिकल बॉक्स वापस कैबिनेट में रखा और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप सो जाए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये कहकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती रेड, इसलिए फालतू बेड पर इधर उधर करवट लेते हुए टाइम वेस्ट भी क्यों करना? तुम्हारे साथ सोऊंगा तो आराम से नींद आएगी। ये बोलते हुए उसने चेरी को अपनी तरफ खींचा। चेरी सीधा उसकी गोद में आकर बैठी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दिव्यांश ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटा और फिर उसे लेकर बेड पर लेट गया। एक बार फिर से वो चेरी के कपड़ों को उसके बदन से अलग करने लगा था। चेरी तुरंत बोली, हम अभी कुछ वक्त पहले ही तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ रेड, मुझे ऐसे टाइट कपड़ों में सोने की आदत नहीं और आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें भी होगी, इसलिए बस रिलैक्स फील करवा रहा हूँ तुम्हें, और जब मैं हूँ तुम्हारे पास अपने बदन पर ओढ़ने के लिए तो तुम्हें इन कपड़ों की क्या ज़रूरत है? ये बोलते हुए उसने आखिर चेरी के सारे कपड़ों को उसके बदन से अलग कर दिया था और खुद भी पूरी तरह से नेक्ट हो चुका था। उसने चेरी को अपनी बाहों में भर लिया। चेरी अभी भी एकटक नज़रों से उसे देख रही थी। दिव्यांश उसकी नज़र खुद पर महसूस करते हुए बोला, सो जाओ रेड, वरना मैं एक बार फिर से शुरू हो जाऊंगा, और आई नो आज मैं वाइल्ड था तो तुम्हें बॉडी पेन हो रहा होगा, तो मैं तुम्हें और पेन नहीं देना चाहता। ये बोलते हुए उसने चेरी की आंखों में देखा जहां पर नमी थी। चेरी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तो फिर इतना दर्द भी क्यों दे रहे हैं दिव्यांश? खत्म कर दीजिए ना ये दर्द, कहीं ऐसा ना हो इस दर्द की वजह से मैं ही खत्म हो जाऊं। उसकी इस बात पर दिव्यांश के एक्सप्रेशंस बदलने लगे थे। रावत मेंशन। चेरी की बातें सुनकर दिव्यांश के एक्सप्रेशन एक बार फिर से बदलने लगे थे। वो चेरी की तरफ देखते हुए बोला, मतलब ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं प्यार से सो रहा हूँ?
मैं चुपचाप तुम्हें अपनी बाहों में समेटकर सोना चाहता हूँ। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही ना, इसलिए तुम मुझे दोबारा इंस्टिगेट कर रही हो कि मैं ऐसा वैसा कुछ करूँ, हम दोनों के बीच कोई बहस हो और फिर मैं तुम्हें उस बहस में हराने के लिए अपनी हद पार करूँ। यही चाहती हो ना तुम? उसकी बात सुनकर चेरी रोते हुए व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, गुड नाइट। ये बोलकर उसने ब्लैंकेट को पूरी तरह से अपने ऊपर ओढ़ लिया, जिसकी वजह से अब उसका चेहरा भी आधे से ज्यादा ब्लैंकेट के अंदर छुप चुका था। दिव्यांश की गहरी गुस्से भरी नजरें अभी भी चेरी पर थी। वो आराम से सोने की बात कर रहा था और वो सच में आराम से सोने वाला था, लेकिन चेरी की बातें उसे इरिटेट कर रही थी, जबकि चेरी खुद इस वक्त इतनी ज्यादा तकलीफ में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं, लेकिन वो गलत नहीं थी। दिव्यांश कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा और फिर उसने भी दोबारा चेरी को अपनी बाहों में समेट लिया। चेरी की आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखों को खोला नहीं और यूं ही दिव्यांश के सीने से लगकर सोती रही। तो कुछ ही देर में दिव्यांश भी गहरी नींद में जा चुका था। सुबह के तकरीबन 9 बजे सुशीला निवास। मिश्री इस वक्त किचन में थी और सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुबह से लेकर रात तक वो बस घर के काम ही करती रहती, लेकिन आज उसे कॉलेज जाना था तो वो उस हिसाब से सब कुछ प्रिपेयर कर रही थी। उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया था और लंच भी बना कर रख दिया था, ताकि उसकी सौतेली माँ और उसके बाबा को भूखा न रहना पड़े। अभी वो टिफिन में अपने लिए 2 रोटी पैक कर ही रही थी कि किचन के दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। मिश्री एक पल के लिए सहम गई थी। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसा वैसा हो जिससे उसका कॉलेज जाने का ख्वाब ही रह जाए। वहीं वान्या अंदर की तरफ आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो आज कॉलेज में फर्स्ट डे है तुम्हारा? मिश्री ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर अपना सर हाँ में हिलाया। वान्या तिरछा मुस्कुराए और बोली, तुम्हें पता है उस कॉलेज में एक से एक रिच फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। मेरा एडमिशन तो किसी तरह वहां पर हो गया, लेकिन तुम्हारा एडमिशन वहां पर किस्मत से नहीं बल्कि बदकिस्मती से हुआ है, क्योंकि ये जो तुम कॉलेज जाने के ख्वाब देख रही हो ना, वहां पर जाकर तुम्हारे वो हसीन ख्वाब एक बुरी हकीकत में बदलने वाले हैं। वहाँ के लोगों के साथ तुम एडजस्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाओगी, और खबरदार अगर तुमने किसी को बताया कि तुम मेरी बहन हो, तुम जैसी बहन जी को मैं लोगों में अपनी बहन कहकर इंट्रोड्यूस तो बिल्कुल नहीं करवा सकती, और मेरी एक इमेज है उस कॉलेज में, सो प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी उस इमेज पर बात आए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मिश्री ने एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिलाया। वान्या उसके हाथों की तरफ देखते हुए बोली, टिफिन किसके लिए पैक कर रही हो तुम? मिश्री धीमे से बोली, वो मैं अपने लिए टिफिन पैक कर रही थी, तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वान्या इरिटेटेड वॉइस में बोली, ओह प्लीज मुझे अपने जैसा बिल्कुल मत समझो। तुम्हारा कॉलेज में तो एडमिशन हो गया, लेकिन अब कैंटीन का खर्चा तुम्हारा बाप तो उठाएगा नहीं, तो तुम्हें तो ऐसे टिफिन लेकर जाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम जैसी बहन जी को ये टिफिन का खाना ही सूट करता है, लग्जरियस खाना तो तुम जैसे गरीबों की किस्मत में भी नहीं। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और मिश्री अपने टिफिन की तरफ देखने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मेरे लिए तो यही खाना जन्नत है। प्यार से बना हुआ खाना मिल जाए तो क्या ही बात, लेकिन शायद वो तो मेरी किस्मत में है ही नहीं। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर मायूसी झलकने लगी थी। उसने उस टिफिन को पैक किया और फिर बाहर की तरफ आई। बाहर वो पहले अपने बाबा के पास गई, जो अपने काम के लिए निकलने ही वाले थे, और उन्हें बताने के बाद वो अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। ऑटो के पैसे वो रोज रोज कहाँ से देगी, ये सोचकर वो रोज पैदल ही कॉलेज जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ रावी अपनी गाड़ी में बैठी और उसकी गाड़ी अपने कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते में वो बस यही सोच रही थी कि आज वो अभिमन्यु खुराना को मजा कैसे चखाए। कल उसने खुराना मेंशन जाकर जो गलती की, वो उस गलती को दोबारा दोहराने नहीं वाली थी, लेकिन वो चुप भी नहीं बैठने वाली थी, क्योंकि अभिमन्यु खुराना अब दिन पर दिन उस पर और भी ज्यादा हावी होता जा रहा था। इसलिए आज का उसका प्लान था डीन के पास जाकर अभिमन्यु की कंप्लेंट करना। उसने रास्ते में चारू और मिताली दोनों को अपने साथ लिया और फिर कुछ ही देर में कॉलेज पहुंची। कॉलेज पहुंचते ही जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर निकली, उसने चारू और मिताली की तरफ देखा, जिन दोनों का चेहरा एकदम से लटका हुआ था। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम दोनों ने मेरा बताया हुआ काम नहीं किया तो मैं तुम दोनों को ऐसे एरोप्लेन में बैठाऊंगी जो सीधा नासा जाएगा और फिर वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। चारू झट से बोली, लेकिन ये गलत है क्योंकि आज तक मिस्टर खुराना ने। रावी तुरंत बोली, मिस्टर खुराना नहीं, उनको सर बोलो। मिस्टर खुराना उन्हें सिर्फ मैं कहती हूँ, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है।
ये बोलते हुए वो अपनी उंगली उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए गोल गोल घुमा रही थी। मिताली तुरंत बोली, हमें तो समझ में नहीं आता तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। एक तरफ अभिमन्यु खुराना तुझे तेरा लगता है, तू उन पर अपना हक जता रही है और दूसरी तरफ हमें उनके खिलाफ कंप्लेंट करने का भी बोल रही है। रावी मुस्कुराए और बोली, मेरे और उनके बीच क्या है और क्या नहीं, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। ज्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप वो करो जो मैंने तुमसे कहा है, अब चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो आगे आगे बढ़ गई और चारू और मिताली दोनों अपना चेहरा लटकाए उसके पीछे चलने लगी। वो दोनों अभिमन्यु के खिलाफ कंप्लेंट करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रावी को मना करने की हिम्मत भी उन दोनों में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रावत मैंशन, चेरी की आंखें खुली और उसने दिव्यांश की तरफ देखा, जो उसके बगल में सोया हुआ था। उसे देखते हुए चेरी की आंखों में नमी तैर गई। कहाँ वो सोचती थी कि अगर वो दिव्यांश के साथ रहेगी तो उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, और कहाँ दिव्यांश के साथ बिताया हर एक लम्हा उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे रहा था। उसने ब्लैंकेट को साइड हटाना चाहा ताकि बिस्तर से उठ सके, लेकिन तभी दिव्यांश ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे वापस अपने करीब खींच लिया। चेरी बिल्कुल उसके सीने से लग गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका उसके सीने से लगना उसे तकलीफ न दे, क्योंकि वो जख्म अभी ताज़ा था। वही दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो रेड? चेरी एक गहरी सांस लेकर बोली, वॉशरूम में जा रही थी, उसके बाद अपने रूम में जाऊंगी। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा अगर सब लोग मुझे आपके रूम में देखेंगे दिव्यांश, इसलिए प्लीज मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारा मेरे रूम में होना अच्छा नहीं लगेगा तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। बिकॉज किसी को अच्छा लगे ना लगे ये मुझे तो मैटर नहीं करता। उसकी बात सुनकर चेरी कुछ बोल ही नहीं पाई, वो बस उसकी तरफ देखती रह गई। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी भी बॉडी पेन हो रहा है? चेरी उसके सवाल पर उसे और भी ज्यादा हैरानी से देखने लगी, लेकिन वो कोई फालतू की बात नहीं करना चाहती थी जिससे उन दोनों के बीच बहस हो, इसीलिए वो बस हल्का सा मुस्कुराकर बोली, नहीं अभी काफी बेहतर है। दिव्यांश ने उसके बालों को प्यार से सहलाया और फिर उसके गालों को चूम कर बोला, मन तो कर रहा है कि तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं, लेकिन अब जाओ, हम दोनों ऑलरेडी लेट है, सो जाओ तुम वॉशरूम में जाओ और फिर अपने रूम में चले जाना। उसकी बात सुनकर चेरी अब एक बार फिर से हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। दिव्यांश उसे अपने रूम में जाने दे रहा है, ये बात भी जैसे उसके लिए अब बहुत बड़ी थी। चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर बिस्तर से उठ गई। वो पहले वॉशरूम गई और फिर 5 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर जाकर रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी दिव्यांश, जो अब तक बिस्तर से उठ चुका था और सीधा बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा था, वो उसे रोकते हुए बोला, 1 मिनट रेड। चेरी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा इस वक्त काफी मायूस था। दिव्यांश उसके बिल्कुल करीब आया और फिर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, आइंदा कल वाली गलती दोबारा मत करना। चेरी उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ। कभी जिंदगी में मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना जो मैं करूँगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और तुम्हें तकलीफ में सच में नहीं देना चाहता। अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगी तो मुझे वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हें तकलीफ देगा, इसलिए तुम कुछ ऐसा करो ही मत कि मुझे तुम पर गुस्सा आए। ये बोलते हुए उसने उसका गाल थपथपाया। चेरी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा अपना चेहरा झुका लिया। दिव्यांश ने बड़े ही प्यार से अब उसका माथा चूम लिया तो चेरी की आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई, लेकिन वो मुस्कुराए और बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे रेडी होना है, बहुत भूख लगी है मुझे, ब्रेकफास्ट करने नीचे जाऊंगी और आप भी आ जाइएगा। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट कितनी नकली थी ये दिव्यांश बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसने चेरी को कुछ नहीं कहा और चेरी चुपचाप रूम से बाहर निकलकर सीधा अपने रूम में आए और आते ही वो तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम में आते ही वो शावर के नीचे खड़ी हुई और उसने अपने होठों पर अपना हाथ कस कर रखा और फिर जोरों से चिल्लाते हुए रोने लगी, लेकिन उसके होठों पर उसका हाथ होने की वजह से उसका रोना बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, पर उसका वो रोना सच में इस वक्त दिल कांपने पर मजबूर कर देने वाला था। वही रावी के कॉलेज में चारू और मिताली दोनों डीन के सामने खड़ी थी और रावी चारू और मिताली के पीछे, क्योंकि वो तो बस उन दोनों को यहाँ लाने वाली थी। कंप्लेंट तो चारू और मिताली को करने थे, लेकिन वो दोनों चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी रावी ने पीछे से चारू की कमर पर जोर से अपना पेन मारा तो चारू चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। डीन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। कॉलेज में चारू डीन के ऑफिस में खड़ी थी और जोरों से चिल्लाए जा रही थी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
उसका वो चिल्लाना सुनकर रावी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने चारू के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, टेंशन मत लो चारू, यहाँ पर कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें यूं चिल्लाने की जरूरत नहीं है और सामने डीन सर बैठे हैं ना, ये तुम्हें उस राक्षस से जरूर बचाएंगे। उसकी बात सुनकर डीन सर तुरंत बोले, तुम किस राक्षस की बात कर रही हो रावी बेटा? रावी अब आगे की तरफ आए और अपना सिर झुकाकर बेहद मासूमियत से बोली, अब मैं आपको क्या ही कहूँ सर, मैं तो कुछ बोलने लायक ही नहीं हूँ। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, तो मैं आपको सब कुछ क्लियरली नहीं बता सकती, इसलिए ये दोनों ही आपको सारी बात बताएंगी। बोलो चारू और मिताली। ये बोलते हुए उसने घूरते हुए उन दोनों की तरफ देखा। मिताली ने अपना सूखता हुआ गला तर किया और डीन की तरफ देखते हुए बोली, वो हमें आपसे ये कहना था सर कि हमें ना कॉलेज में भूत नजर आता है। उसकी बात सुनकर रावी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि ये वो बात नहीं थी जो वो उन दोनों को डीन से बोलने के लिए बोल रही थी। उन दोनों को अभिमन्यु खुराना के खिलाफ शिकायत करनी थी कि वो उन दोनों के साथ मिसबिहेव करता है, उन दोनों को इधर उधर टच करता है और अजीब सी नज़रों से देखता है। इन शॉर्ट अभिमन्यु खुराना का कैरेक्टर ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ढीला है, जिसे कसने की ज़रूरत है। पर मिताली पता नहीं कौन से भूत की बात कर रही थी। वो मिताली की तरफ देखते हुए तुरंत बोली, भूत? कौन सा भूत? मिताली उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही चारू बोली, तुम नहीं जानती क्या रावी हम किस भूत की बात कर रही है? अरे तुमने तो अपनी आंखों से उस भूत को देखा था ना। सर हम दोनों झूठ नहीं बोल रही हैं। वॉशरूम के बाहर एक भूत रहता है जो कभी कभी दिखाई देता है। जब हम वॉशरूम में जाती है तो वो भूत हमारे पीछे पीछे आता है और हम दोनों डर जाती हैं। सिर्फ हम दोनों ही नहीं, ये रावी भी डर जाती है, जो बड़ा कहती है ना कि इसे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन उस भूत के सामने इसकी चटनी बन जाती है। आय बड़ी रावी रावत का रौब दिखाने वाली। उसकी बातें सुनते हुए रावी को गुस्सा आ रहा था। डीन सर चारू और मिताली की तरफ देखते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों जो तुम बोल रहे हो। कॉलेज में कोई भूत नहीं है और भूत तो होता ही नहीं है। लगता है तुम दोनों आजकल हॉरर मूवीज कुछ ज्यादा ही देख रही हो, और वैसे भी लास्ट एग्जाम्स में तुम्हारे नंबर बहुत कम आए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम दोनों को कॉलेज से रेस्टिगेट कर दूंगा। मानवव्योम रावत इस कॉलेज की ट्रस्टी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रावी की दोस्त होने के नाते तुम दोनों कॉलेज में कुछ भी करोगी, एग्जाम्स नहीं दोगी और इधर उधर की बातें करोगी। साफ साफ कह रहा हूँ मैं तुम दोनों को, मुझे अगर तुम दोनों की कोई शिकायत आई तो तुम्हें वैसे भूत नजर आए ना आए, लेकिन मैं तुम्हें भूत के दर्शन बहुत अच्छी तरह से करवाऊंगा। रावी चारू और मिताली की तरफ देखते हो बोली, डोंट वरी सर, आपका तो पता नहीं इन दोनों को भूत के दर्शन करवाएंगे या नहीं, लेकिन मैं इन दोनों को चुड़ैल के दर्शन बहुत अच्छी तरह से करवाऊंगी, और वो चुड़ैल इन दोनों को ऐसे पटक पटक कर मारेगी ना कि इन दोनों को कोई भूत तो गलती से भी नजर नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर चारू और मिताली अब दोनों और भी ज्यादा डर गई थी। डीन से तो उन्होंने गलियां खा ली थी, अब रावी का डर उन दोनों को और भी ज्यादा सता रहा था। रावी आगे की तरफ आए और उसने एक हाथ से चारू का हाथ पकड़ा और दूसरे से मिताली का हाथ पकड़ लिया और उन दोनों को लगभग से खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर गई। बाहर आकर उसने उन दोनों को एक झटके से छोड़ा और बोली, निकम्मियों कहीं की, मैंने तुम दोनों को कितना कुछ सिखाया था, लेकिन तुम दोनों ने जाकर डीन सर के सामने क्या उल्टी की कि तुम दोनों को भूत दिखाई देता है। भूत नहीं, अब तुम दोनों को चुड़ैल नजर आएगी। अगर तुम दोनों मेरे सामने भी आए ना तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम दोनों का मर्डर कर दूंगी। इतना अच्छा मौका था उस अभिमन्यु खुराना का पास्ता बनाकर खाने का, लेकिन तुम दोनों के मोमोज इतने खट्टे थे कि मेरा मन कर रहा है मैं तुम दोनों को नूडल्स की तरह काट दूं। उसकी बात सुनते हुए चारू और मिताली दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि अब वो सीधा कैंटीन की तरफ जाएगी और जिन जिन डिशेज का उसने नाम ले लिया है वो सबसे पहले उसके टेबल पर आएगी, और हुआ भी एग्जैक्टली वही। चारू और मिताली को वहां पर छोड़कर रावी तुरंत कैंटीन की तरफ बढ़ गई थी। जैसे ही रावी वहां से गई, अभिमन्यु वहां पर आया और चारू और मिताली दोनों का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह से उदास क्यों खड़ी हो? मेरे होते हुए तुम दोनों के चेहरे पर ये उदासी, ये तो मेरी तौहीन है। बताओ मुझे क्या बात है ऐसी जो तुम दोनों को परेशान कर रही है? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, अपना फ्रेंड समझकर मुझसे अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सकती हो तुम दोनों। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उसे देखकर वो दोनों कैसे ना फिसलती। चारू झट से बोली, वो एक्चुअली हमने रावी को नाराज कर दिया। अभिमन्यु हैरानी से बोला, नाराज? लेकिन वो तो तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड है ना, तो वो तुम दोनों से कैसे नाराज हो सकती है? मिताली गुस्से से बोली,
वो हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड जरूर है लेकिन आपकी बेस्ट दुश्मन है वो। डीन सर के सामने आपका ढीला कैरेक्टर पेश करने वाली थी लेकिन हम दोनों ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया तो वो हम दोनों से नाराज हो गई। अब आप ही बताएं सर कि हम दोनों कैसे कह दें कि आप हमें इधर उधर टच करते जबकि आप तो हमें टच करते ही नहीं। ये बोलते हुए मिताली झट से अभिमन्यु के करीब आ गई और सेडिक्टिव सी नजरों से उसे देखने लगी। चारू भी तुरंत आहे भरते हुए अभिमन्यु के करीब आए और बोली, हाँ सर, अब आप ही बताएं कि हम डीन सर को कैसे कहें कि आप हमें ऐसी वैसी निगाहों से देखते हैं जबकि आप तो हमें देखते ही नहीं। उन दोनों की बातें सुनते हुए अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, थैंक गॉड तुमने डीन सर के सामने ऐसा नहीं कहा, तुम दोनों ने मेरी इज्जत बचा ली जो बस लूटने ही वाली थी। बट डोंट वरी, मैं जानता हूँ रावी मुझसे नाराज रहती है लेकिन इट्स ओके, मैं उसे मना लूंगा। तुम दोनों जाओ और जाकर अपनी स्टडी करो। ये बोलते हुए अब वो पीछे की तरफ हट गया था और उसे पीछे हटते हुए देख चारू और मिताली दोनों एक बार फिर से मायूसी हो गई। मिताली झट से बोली, हम दोनों ने आपको ये बात अपने फ्रेंड के नजरिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अभिमन्यु अब थोड़े सर्द लहजे में बोला, जाकर अपने लेक्चर अटेंड कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तो छोड़ो तुम्हारे इस कॉलेज में जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके सामने अच्छा खासा लेक्चर सुनाऊं मैं तुम्हें। उसकी बात सुनकर चारू और मिताली दोनों वहां से कैसे गायब हुई किसी को कुछ पता नहीं चला। वही अभिमन्यु के चेहरे पर अब डेविल स्माइल थी। उसकी मिस वाइन ने ये प्लान बनाया था, इस बात का तो उसे अंदाजा भी नहीं था लेकिन अब उसे अपनी मिस वाइन को बताना तो था कि आखिर अभिमन्यु खुराना की नजरें और उसकी बेशर्मी का लेवल क्या है। उसे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो अच्छी तरह से देने वाला था। कुछ सोचते हुए वो कैंटीन की तरफ बढ़ गया जहां रावी चेयर पर बैठी थी और उसके सामने टेबल पर वो सारा खाना लग चुका था जो उसने चारू और मिताली को गालियों में सुनाया। वहीं दूसरी तरफ मिश्री का ऑटो म्यू कॉलेज के बाहर आकर रुका और वो ऑटो से निकलकर अंदर की तरफ आई। वो अपनी नजरों को इधर उधर घुमाते हुए पूरे कॉलेज को देख रही थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत बना हुआ था। ऐसा लग रहा था वो कोई कॉलेज नहीं बल्कि कोई रिजॉर्ट हो जहां पर मिश्री घूमने आए हो। लेकिन कुछ ही देर बाद मिश्री ने एक गहरी सांस ली और बोली, हे महादेव, आज से मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, प्लीज आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं अपने बाबा के सारे ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करूँ, मेरा नाम हो, बस आप उनके ख्वाबों को पूरा करने में मेरा साथ दीजिएगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुराए और उसने अपनी बंद आंखों को खोला। मुस्कुराते हुए वो अंदर की तरफ आए और सीधा कैंपस एरिया में जाने लगी लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ओ हेलो, मुंह उठाकर अंदर कहाँ जा रही हो? न्यू स्टूडेंट हो ना तुम, जरा हमसे भी तो मुलाकात करके जाओ। ये आवाज सुनकर मिश्री ने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां पर 4-5 सीढ़ियां थी जिसके पीछे ही एक फाउंटेन बना हुआ था जिसमें से पानी नीचे गिर रहा था और उन सीढ़ियों पर एक ग्रुप बैठा था। आगे ही एक लड़की खड़ी थी जो चिंगम चबा रही थी और अपनी गहरी नजरों से मिश्री को देख रही थी। उसी ने ही मिश्री को रोका था। मिश्री डरी सहमी हुई वहां पर आए और बोली, मैं मिश्री हूँ, आज मेरा इस कॉलेज में पहला दिन है। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरा ख्वाब जरूर पूरा होगा। उसकी बात सुनते हुए वो लड़की त्रिशा जोरों से हंसने लगी थी। तभी पीछे की तरफ से आवाज आई, ये सब तो बहुत बोरिंग है, तुम हमें ये बताओ कि बॉयफ्रेंड कितने हैं तुम्हारे? वो बात सुनकर मिश्री के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसने त्रिशा के पीछे देखा जहां पर एक शख्स सीढ़ियों पर बैठा था और उसने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया हुआ था लेकिन जितना उसका चेहरा दिख रहा था साफ पता चल रहा था कि उस शख्स में एटीट्यूड भी बहुत है और वो शख्स दिखने में भी बाकमाल है। न्यू कॉलेज में मिश्री हैरानी से सामने की तरफ देख रही थी जहां पर एक शख्स सीढ़ियों पर बैठा था और उसने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया हुआ था लेकिन उसके बैठने का अंदाज और उसके बोलने का लहजा ही बता रहा था कि अपने आप में वो शख्स बहुत तवज्जो रखता होगा। वैसे भी अगर कोई इस कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो कोई छोटा मोटा इंसान तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो सब अमीर घरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। मिश्री त्रिशा के पीछे बैठे हुए ध्रुवांश की तरफ देख रही थी कि अब ध्रुवांश ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन तुम अपने प्रोफेसर के लिए बचा कर रखो, हमें बस इतना बताओ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड कितने हैं। ये बोलते हुए ध्रुवांश अपनी जगह से उठा और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर आगे की तरफ आया। वो मिश्री के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। मिश्री हल्का हल्का कांपने लगी थी। वो पीछे की तरफ हटने लगी लेकिन डर की वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया और वो नीचे जमीन पर गिरने लगी, पर वो नीचे गिरती उससे पहले ही ध्रुवांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लिया।
ध्रुवांश की नजरें मिश्री पर गहरी हो गई। मिश्री इस वक्त पूरी तरह से उसकी बाहों में झूल रही थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल नॉर्मल घर से आई हूँ, जहाँ लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं। बस सीधा उनकी शादी होती है और अभी तक ना ही मेरी कोई शादी हुई और ना ही कोई सगाई, इसलिए प्लीज आप मुझसे इस तरह के सवाल मत कीजिए। ध्रुवांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, शादी या सगाई नहीं हुई तो क्या हुआ, अगर तुम कहो तो अभी कर लूँ। वैसे भी मेरा शादी करने का बड़ा मन कर रहा है, दिन में शादी और रात में। ये बोलते हुए वो चुप हो गया था, लेकिन उसके चेहरे के शरारती एक्सप्रेशन सब कुछ बोल रहे थे। उसकी बात सुनकर मिश्री उसकी तरफ देखती रह गई। उसे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो अभी तक ध्रुवांश की बाहों में ही झूल रही थी। दूर खड़ी वान्या जो अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, जब उसने मिश्री को इस तरह से ध्रुवांश की बाहों में झूलते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। उसकी नज़रों का पीछा कर उसके साथ खड़ी उसकी फ्रेंड लतिका ने भी ध्रुवांश और मिश्री की तरफ देखा। मिश्री का चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। एक दो बार लतिका वान्या के घर पर गई थी, वहां पर मिश्री ने उसे चाय पानी सर्व किया था। वो तुरंत बोली, वेट, वो तो तेरी बहन है ना वान्या, वो यहाँ कॉलेज में क्या कर रही है। वान्या गुस्से से कांपते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था ये लड़की यूं ही कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रही, जरूर इसे यही सब हरकतें करनी है। घर रहकर तो ये कुछ कर नहीं सकती, वहां पर तो इसकी इमेज साफ सुथरी है, इसे गुल खिलाने हैं जो घर पर रहकर तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए ये कॉलेज में आई है, लेकिन मैं इसे इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर कोई और इंसान होता इसके साथ तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने तो कॉलेज में आते ही सीधा ध्रुवांश पर अपना हाथ मार दिया। ध्रुवांश जिसके ख्वाब मैं कब से देख रही हूँ, वो इस बहन जी के करीब नहीं जा सकता, नेवर। लतिका तुरंत बोली, ओह तो आज इसका कॉलेज में पहला दिन है, मानना पड़ेगा पहले ही दिन इसने तो सबसे मालदार पार्टी पर हाथ मारा है। अगर ये ध्रुवांश रावत इसके चक्कर में पड़ गया तो ये समझ ले कि पूरे कॉलेज पर इसका राज होगा, इसलिए तुझे जो करना है जल्दी करना। उसकी बात सुनते हुए वान्या ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वही ध्रुवांश की बातें सुनते हुए मिश्री की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए बोली, प्लीज मुझे साथ ऐसी बातें मत कीजिए सर, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा आज कॉलेज में पहला दिन है, मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ने आई हूँ। अगर मेरे माँ बाप को पता लगा कि मैंने कॉलेज में ऐसी वैसी कोई हरकत की है, किसी लड़के के साथ इस तरह से बात की है, तो वो लोग मुझे कॉलेज से हटा लेंगे, इसलिए प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। उसकी बात सुनते हुए ध्रुवांश की नज़रें उसकी नज़रों से मिली हुई थी और पता नहीं क्यों, लेकिन ध्रुवांश को ऐसा फील हो रहा था जैसे मिश्री झूठ नहीं बोल रही। त्रिशा व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली, ओह रहने दो तुम, इस कॉलेज में आने वाली लड़की और शरीफ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक से एक बिगड़ी हुई लड़की आती है और फिर इस कॉलेज में रहकर और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अभी वो बोल ही रही थी कि ध्रुवांश ने अपना हाथ दिखाकर उसे आगे बोलने से मना कर दिया, और त्रिशा की क्या औकात जो एक बार ध्रुवांश के मना करने पर कुछ बोल जाए। वो वही चुप हो गई। वही ध्रुवांश ने अब मिश्री को अच्छे से खड़ा किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर अपनी कॉलेज लाइफ का पहला लेक्चर अटेंड करो, और हाँ, ये जो बातें कही है ना तुमने अभी अभी मुझसे, अगर इनमें 1% भी झूठ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अगर यहाँ पर पढ़ने आए हो तो मुझे सिर्फ पढ़ती हुई नजर आना, इधर उधर घूमती हुई नजर आई तो अपना हिसाब लगा लेना। उसकी बात सुनकर मिश्री ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया और वहां से आगे बढ़ने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और ध्रुवांश की तरफ पलटते हुए बोली, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ सर। ध्रुवांश ने उसे गहरी नजरों से देखा। मिश्री उसे देखते हुए बोली, आप ना किसी लड़की से ऐसी बातें मत किया कीजिए, आप मुझे अच्छे लग रहे हैं सर, अच्छे घर के भी और दिल से भी अच्छे। लड़कियों से इस तरह से बात करना बुरी बात होती है, इसलिए आप ऐसा आगे से मत कीजिएगा, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई और ध्रुवांश को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। आज पहली बार किसी लड़की ने उसे बिगड़ने से मना किया था, जबकि आज तक कॉलेज में जिस लड़की से भी वो टकराया या जिससे भी उसकी बात हुई, वो उसे और भी ज्यादा बैड बॉय बनने के लिए कहती थी। अभी ध्रुवांश सिर्फ 21 साल का था, लेकिन अभी ही उसकी बॉडी अकाउंट लगभग से 10-12 तो हो चुका था। पर वो किसी लड़की से जबरदस्ती नहीं करता था, जो लड़की भी उसके करीब आती थी अपनी मर्जी से, और जब ध्रुवांश बोर हो जाता तो वो सामने वाली लड़की को ऑफर दे देता, कुछ पैसे, कुछ शॉपिंग, महंगे फ़ोन और ज्वेलरी। इन सब के बदले वो लड़कियां उससे दूर रहना एक्सेप्ट कर लेती थी।
और अगर फिर भी कोई ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करे तो ध्रुवांश को ये भी बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसे हैंडल कैसे करना है। जहां दिव्यांश आज तक कभी चेरी के अलावा किसी और लड़की से इंटीमेट नहीं हुआ था, वही ध्रुवांश इस चीज में बिल्कुल अलग था। त्रिशा जल्दी से ध्रुवांश के पास आए और बोली, ये सब क्या था? पीछे बैठा एक लड़का अमित भी जल्दी से आगे आया और बोला, ये तो तुझे सुधरने का बोल गई ध्रुवांश, लगता है तेरी बीवी बनेगी ये। ध्रुवांश गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। अमित तुरंत चुप हो गया। तभी पीछे से ध्रुवांश का एक और दोस्त मुकुल आगे आया और बोला, कहीं ऐसा ना हो ये ध्रुवांश को सुधरने का बोल कर गई है लेकिन खुद ही बिगड़ जाए। वैसे भी मुझे अच्छी लगी ये, ऐसी लड़कियां एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देती है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी झलक रही थी। पता नहीं क्यों लेकिन ध्रुवांश को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, मेरा कोई लेक्चर अटेंड करने का मन नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए कॉलेज से बाहर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चला गया और त्रिशा गुस्से से मुंह बनाने लगी। वो तुरंत बोली, उस बहन जी की वजह से ध्रुवांश का मूड खराब हो गया। मुकुल झट से बोला, तो क्या हुआ, जाकर उसका मूड ठीक कर दो। तुम्हें तो पता ही है उसका मूड कैसे ठीक होगा। उसकी बात सुनते हुए त्रिशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत बोली, यस ऑफ कोर्स, इसीलिए तो अब उसके पीछे जा रही हूँ। बाय बाय, मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। ये बोलकर वो ध्रुवांश के पीछे पीछे बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉलेज में रावी कैंटीन में बैठी थी और उसके सामने ही अब अभिमन्यु आकर बैठा। अभिमन्यु को अपने सामने देखकर ही रावी से लाल होने लगा। उसने अपने सामने रखा स्ट्रॉबेरी शेक उठाया और स्ट्रॉ से उसे पीने लगी। उसकी गहरी नजरें अभिमन्यु पर थी। जैसे ही उसने वो शेक वापस टेबल पर रखा, अभिमन्यु ने उसे उठाया और खुद उसे पीने लगा। रावी गुस्से से बोला, ये मेरा है। अभिमन्यु शेक पीने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, और तुम मेरी हो। उसकी बात सुनकर रावी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने तुरंत अपने आसपास देखा, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे। अभिमन्यु एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी, किसी की हिम्मत नहीं है अभिमन्यु खुराना को कुछ कहने की या उसके खिलाफ जाने की। ये बात तो वैसे तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से पता चल गई होगी ना। लेकर गई थी तुम अपनी रिंकी पिंकी को डीन सर के ऑफिस, लेकिन हुआ क्या? बदले में उन्हें ही धमकी मिल गई। रावी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, इसी बात पर उड़ रहे हैं ना आप? अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे उड़ना कहाँ आता है मिस वाइन। अभी तक तो मैंने किसी को अपना कैरेक्टर अच्छे से दिखाया ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है अपने रियल कैरेक्टर में आने का। उसकी बात सुनते हुए रावी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। अभिमन्यु अपनी जगह से उठा और अगले ही पल उसने अपनी जैकेट उतार कर साइड में रखी और फिर एक चुटकी बजाकर बोला, एवरीबॉडी आउट। उसकी इस हरकत पर रावी के होश उड़ गए। वो कुछ कहती उससे पहले तो उसके आसपास बैठे सभी स्टूडेंट्स ने अपनी जगह से उठना शुरू कर दिया था और बाहर भी जाने लगे थे। रावी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अभिमन्यु ने क्लास का दरवाजा बंद कर उसके साथ जो किया था वो अभी तक भूली नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ चेरी रावत मेंशन में थी और उसके फोन पर कार्तिक का कॉल आ रहा था, क्योंकि कार्तिक उसे शॉपिंग पर ले जाना चाहता था। चेरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो कार्तिक के साथ शॉपिंग पर जाएगी तो कहीं एक बार फिर से दिव्यांश का डेविल मोड एक्टिव न हो जाए, इसलिए वो इस चीज को इग्नोर करना चाहती थी। लेकिन जब कार्तिक का फोन दूसरी बार आया तो कुछ सोचते हुए उसने कॉल रिसीव किया। कार्तिक ने उसे प्लाजा मॉल में आने का कहा। चेरी ने उसे मना किया, लेकिन कार्तिक ने उसे सामने से बोल दिया कि वो उसे वेडिंग आउटफिट दिलाना चाहता है, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए और अपने रूम से बाहर निकली। वही धरा को मॉल जाने का बोलकर जैसे ही वो बाहर आकर गाड़ी में बैठी और उसकी गाड़ी रावत मेंशन से निकली, दरवाजे पर खड़े एक गार्ड ने तुरंत दिव्यांश को कॉल कर दिया।